तो जब आई वॉज बोर्न इन वेरी सेंट्रल प्लेस टू कनॉट प्लेस जो है हमारा मिंटो रोड, तो मिंटो बीच से जस्ट आगे जाके जो वाई शेप सड़क है वहां पे क्वार्टर होते थे। तो दैट वाज द अच्छा। प्लेस वेयर माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वहां पर रहते थे हम लोग। और शाम के समय जो अभी आपका जो सेंट्रल पार्क है कनॉट प्लेस का, जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पे आके दैट वाज माय प्लेग्राउंड। वो प्राइम में आके ले आते थे और मैं वहां पे उसका एक फोटो मैंने देखा अपना वहां पे खेलते हुए। या कैन आई, एक मिनट, कैन आई रिक्वेस्ट के हम लोग अपना कुछ आवाज आ माइक्रोफोन रही थी बंद कर कुछ, दें जरा। प्रदीप आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा, वहां से पीछे से बैकग्राउंड में आवाज है। दैट्स बेटर। तो उसमें वहां के बाद फिर वी शिफ्टेड टू वेरियस प्लेसेस। दिल्ली में कभी मेरे फादर को क्वार्टर नहीं मिला तो वी कंटिन्यू टू स्टे इन द रेंटेड एकोमोडेशन। और कुछ मैं ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा एटीट्यूड या वो सब शेप अप हो जाता है। तो बिल्कुल चाइल्डहुड में आई वाज हार्डली आई थिंक 7-8 years। तो एक दिन बरसात में मैं मेरे को बोला कि सब्जी लेके आओ। सब्जी में खाली आलू शायद मंगाए थे। तो सब्जी वाले की एक सिंगल दुकान होती थी एक लोकल शॉप में। वहां पे मैं गया, ऊपर से वो 200-200 वाट के बल्ब लटक रहे थे, बड़ी गर्मी हो रही थी, बरसात रुकी थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी। तो मैं छोटा सा लोगों के टांगों के बीच में से उसको पैसे देने की कोशिश कर रहा था। सिक्के हाथ में थे मेरे को, 30-40 पैसे। और वो ले ही नहीं रहा था। अब अल्टीमेटली मुझे बड़ी गुस्सा आ गई। मैं कहा नहीं लेता तो मत ले। मैं वापस आ गया, आलू लेके, पैसे लेके वापस। और आते मैंने अपने बुक शेल्फ पर डाले। वो टिन से जो आवाज आई तो फादर ने सुन ली। आपने बुलाया भाई, क्या क्या बोल, क्या रखा है वहां पे? तो मैंने कहा कुछ नहीं। वहां कुछ नहीं कैसे? बोले, लेके आओ पैसे। पैसे लेके आए वापस। बोले तुमने दिए क्यों नहीं? मैंने कहा उसने लिए ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है नहीं लिए? तो मैंने बताया कि इस तरह से हो रहा था, नहीं लिए उसने। तो बोले नहीं, जाके देखे आओ दोबारा। पैसे नहीं दोगे तो वो भी चोरी है। ये चोरी की नहीं, ये नहीं दे तो वो भी चोरी है। तो देन आई रियलाइज लेसन, अच्छा ये अगर देना पड़ा जरूरी होता है पैसे। तो दैट वाज वन पीपल। सिमिलरली अनदर हैपेंड जब एनटीपीसी में आके, तो बहुत से लोग ऐसे बिल विल भरते हैं, एचआरए लेते हैं, वो सब लेते हैं। तो देन आई सेड टू माय फादर, आप रसीद दे दो, ऐसे कर दो शुरू में। तो फादर ने अगेन रिफ्यूज्ड। बोले नहीं। मैंने क्यों? सभी लोग करते हैं, मेडिकल भी करते हैं, ऐसे करते हैं। बोले क्या इससे कि तुम, इससे क्या हम लोग बड़े अमीर बन जाएंगे? तो दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आई रिमेंबर। उससे क्या आप अमीर बन जाओगे अगर 2-4 बिल ऐसे ले लोगे तो? मैंने नहीं। तो दैट वाज अनदर लेसन। आई सेड ओके। आफ्टर दैट आई नेवर क्लेम्ड ए फॉल्स बिल इन द एंटायर कैरियर। भाई जो एक्चुअल है ले लो, जो नहीं है नहीं है, चाहे टैक्सी का हो चाहे किसी का हो। दैट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल। सेकंड थर्ड जो एक हुआ कि हमारे घर में आर्य समाज चलता था। अभी ये बता, आर्य समाज फादर और धर्म समाजी माता जी। तो उनके प्रिंसिपल थोड़े जरा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऑल्दो आई एम बोथ वेज, दोनों चीजें चलती हैं। तो वहां से वो जो निकल के आई तो वो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हम लोग अपने खान पान के मामले में। तो आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कंटिन्यू टू बी वेजिटेरियन इन स्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी जगह पे जाके भी नॉन अल्कोहलिक। तो वो भी मैंने अडॉप्ट करके रखा है, ऑल्दो कायस्था में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बैकग्राउंड जहां से शेप होता है मेरा। उसके बाद आए हम लोग, वो अपॉइंटमेंट लेटर आया पवन का और मेरा अप्रैल 26 को शायद, अपना जब चले थे हम लोग 80 में। तो दैट वाज टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। अब रिजल्ट तो आया नहीं उसके बाद में। तो पवन और हम दोनों गए बॉम्बे उससे एक्सटेंशन लेने के लिए। तो उन्होंने फिर पहले तो उस समय ये चॉइस ली, भाई आप बॉम्बे करोगे बेंगलोर करोगे? तो हम दोनों ने बेंगलोर की चॉइस दे दी। फिर अल्टीमेटली दे पोस्टेड ए लेटर, भैया आप आके ज्वाइन कर लो, बिकॉज हमारा पूरा बैच ज्वाइन करेगा ट्रेनिंग का, एंड यू कैन सबमिट योर, जब आ जाएगा आपका डिग्री सबमिट कर देना, आप ज्वाइन तो कर लो। तो वी वेंट एंड बेंगलोर में ज्वाइन करा। अब बेंगलोर में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी समस्या वहां पे मकान की। बीइंग ए बैचलर एंड नॉर्थ इंडियन वर कॉल्ड पंजाबी। अब पंजाबी को मकान नहीं मिलेगा और बैचलर है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वहां पे। तो आई केप्ट ऑन सर्चिंग। तो आई स्टडीड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एक फादर ने बताया था एचएल का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे चले गए, वहां पे क्वार्टर था, वहां पे रुक लिए, खाली कोई गया था 2 महीने। और फिर एक और फ्रेंड थे, उनके पास रुक लिए, मगर मकान नहीं मिला। और इस बीच
एनटीपीसी का जो एग्जाम था वो मैंने बिल्कुल बगैर मन के दे के आ गया था, मतलब आई वाज नॉट, सितंबर में हो गया था ये रिजल्ट आया था, आई डोंट नो, हाँ एग्जाम तो अप्रैल में हुआ था और रिजल्ट सितंबर में आया था। तो जब मैं देने गया था तो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट एनटीपीसी, बट जब वो बाहर निकल रहे थे तो एक बुक हमें दे दी गई, एनटीपीसी एंड यू। जब देखा प्रोजेक्ट है ये सब है, अच्छा ये सब, बीएचएल का मैं जाने की इच्छा थी मेरी इस समय, बीएचएल पता था, ट्रेनिंग भी बीएचएल में ली थी एंड आई वाज थिंकिंग बीएचएल में जाऊंगा, पर एनटीपीसी का ऐसा कोई आइडिया नहीं था। तो जब वो बुक मिली मैंने कहा इसको तो ट्राई करना चाहिए था, बट अल्टीमेटली जब कॉल आ गया था आई वाज हैप्पी। और अब जो रिजल्ट था, ज्वाइन ना करूं, फादर ने मना कर दिया, फादर बोले आप टाटा में हो, टीसी में, टाटा इज फार बेटर देन द गवर्नमेंट सर्विस। फादर सेड गवर्नमेंट सर्विस मत आओ, गवर्नमेंट सर्विस बेकार है। एंड दैट वाज हिज स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा नहीं था कि लोग गवर्नमेंट सर्विस प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को। और मैंने अल्टीमेटली ये छोड़ा, भैया रिजर्वेशन उस समय मैनुअल होता था, रिजर्वेशन का वो 250 की लिस्ट चल रही थी, जब मैंने बुक कराया मैंने कहा अगर भगवान चाहेंगे तो वेट लिस्ट कंफर्म हो जाएगी मेरी, नहीं होना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो पवन और हम कई बार आते थे सिटी के रेलवे स्टेशन पे, शाम को चेक करके चले जाते थे, धीरे धीरे नंबर कट रहा था। अल्टीमेटली टू माई सरप्राइज एक दिन पहले मैं आया तो मेरा रिजर्वेशन कंफर्म था, एंड आई टोल्ड पवन मैं जा रहा हूँ। वो कहता यार मैं तो तेरे को पहले से ही कह रहा हूँ, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं दूसरी तरफ बैठूंगा, तू मालिक बनेगा, मैं कंसल्टेंट बनूंगा, वो तो ज्यादा बढ़ गया तो उधर चले जा। बट मेरे को ये लगता था यार कि एटीपीसी में ऐसा एश्योर तो है नहीं कि दिल्ली में ही रहेंगे, और उस समय अगर साइट पे चले जाओगे तो दैट मीन्स नो कनेक्टिविटी, क्योंकि टीवी तक नहीं आता था, जंगलों में साइट्स थी, ना तो फोन का, मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, कुछ नहीं था उस समय कम्युनिकेशन का। तो थोड़ा सा वो जरूर था, एक बार चले जाओ तो शायद लौट के नहीं आते हैं। हालांकि उस समय बहुत ही वेग आइडिया था इस चीज का, मगर कहीं ना कहीं वो बेयरिंग भी थी। अच्छा, टीसी का जो बैकग्राउंड मेरा था वो इंजीनियरिंग का बन गया, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी मेरे को तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग का आ गया उसमें, पूरा जो चल रहा था उस समय। वहाँ एनटीपीसी की 1 साल की ट्रेनिंग हुई, दुर्गापुर बैच में चले गए। अब दुर्गापुर बैच में वहां पे जब गए थे तो वहां का भी एक इंसिडेंट और सुनाए थे। तो आई वेंट टू दार्जिलिंग अपने 3-4 दोस्तों के साथ, तो लौट के आए तो न्यू जलपाईगुड़ी पे थोड़ा जल्दी आ गए थे, ट्रेन वॉज इन द यार्ड, हमारे डब्बे बाहर थे, तो हमारे पास रिजर्वेशन था वैसे तो वहां पहुंचे तो देखा, मैं जाके बैठ गया, तो थोड़ी देर में पत्थर उत्थर रखे थे सीटों पे, तो मैंने पत्थर हटाए और बैठ गए। तो थोड़ी देर में एक आदमी आया, पैसे मांगने लगा, मैंने कहा मेरे तो टिकट है, कहता नहीं नहीं यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन चलता है। तो एक छट्टी टाइप का गुंडा सा था, तो कहता हमारा चलेगा, आप नहीं बैठने दोगे। उसने उठा के हमारा सामान साइड में रख दिया उठा के, बड़ा गुस्सा आया यार, यानी देखा बदमाश है। तो मैं गया उधर स्टेशन मास्टर के पास, तो स्टेशन मास्टर बोला नहीं यार ये तो हमारा काम थोड़ी है प्रोटेक्शन का, आप आरपीएफ वाले से बात करो। तो फिर वो जीआरपीएफ जो होता है उनके पास गया, उनके पास गए तो साहब तो मैं वहां भी बैठा नहीं था, तो थोड़ी देर में देखूंगा एक बड़ा सा ये जो शेट्टी था ये सिगरेट ऑफर करके वहीं जो कोच थी वहीं घूम रहा था, एंड ही वाज द हेड जो जीआरपीएफ का जिसमें ढूंढने गया था, वहां पे उसके साथ सिगरेट पी रहा है, खड़े बातें कर रहे थे। तो पूरा वो चल रहा था उनका पैसा ऐंठने का कि हर सवारी से पैसा लो और फिर बैठाओ उसको। फिर तो मैंने उसको बोला, तो बोल कहता हमारा काम तो रेलवे की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का, ये काम हमारा नहीं है रिजर्वेशन देखने का। मैंने कहा ट्रेन तो तेरी बिकी खड़ी है, तू देख क्या रहा है, उसके मुंह पे बोला मैंने ट्रेन तो तुम्हारी सोल्ड बिक रही है, तुम क्या देख रहे हो। यार अल्टीमेटली आई डिडंट टेक ए, तीनों हमारे 4 लोग थे, हमने नहीं दिए उसको पैसे और खड़े होके चल पड़े। उधर जो लोग बैठा रहे थे उधर भी वो सीटें सरका सरका के और बैठा ले जा रहा था। जब ट्रेन चल पड़ी तो पब्लिक ने हमारे उसका सपोर्ट करना शुरू किया स्टैंड का, और 1 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ यार लोग ऑफर कर रहे हैं हमको, इधर बैठ जाओ, ये खा लो वो खा लो। और पब्लिक को थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार हम लोग गलत करते हैं पैसा दे देंगे। तो वो सत्याग्रह शॉर्ट टाइम बाद में मैं देख रहा कैसे ओपिनियन चेंज हुआ लोगों का, और सबने हमको सीटें दी बैठने को। फिर वो जैसे ट्रेन चली तो मैंने कहा अभी लाइफ में मतलब हुआ, फ्रेंड बोल रहा नहीं नहीं, मैंने कहा अभी लाइफ शुरू करिए, अभी से तुम हार मान लोगे, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे। तो चले गए वहां पे। उसके बाद एनटीपीसी में आए तो नेचुरली बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड द इंजीनियरिंग आई ऑटोमेटिकली गॉट ए ऑफर फॉर इंजीनियरिंग। उस समय इंजीनियरिंग की जरूरत थी, तो भानुभूषण वाज द हेडिंग दैट हमारे इलेक्ट्रिकल साइड में, तो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया एंड आई गॉट दिल्ली पोस्टिंग आल्सो विद दैट। और एनटीपीसी का अगर मैं रिकॉल करूं तो हाँ, उन्होंने सबसे पहले मेरे को भेज दिया सिक्योरिटी चले जाओ,
उस समय सिंगरौली का पहला एनटीपीसी का यूनिट कमीशन होने वाला था 200 मेगावाट का, और वहां गए तो पहला यूनिट कमीशन, 4 यूनिट और थे। तो वहां घूमते हुए तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल को दी गई, यार केबलिंग की बड़ी समस्या आई थी, आप जाके देखो क्या कर सकते हो। तो मैंने जाके वो केबलिंग का जो केबल शेड्यूल होता था वो TIFR से बन के आता था, उनका कंप्यूटर पे चलता था, TC के थ्रू आता था शायद। और तो वहां पे भी गए, उनके जाके देखो क्या प्रोग्राम है समझाने को। तो शुरू से वो केबलिंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया कुछ दिन के लिए, बट आई गेव ए सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। उसको मैंने दिया मैजिक केबल शेड्यूल। मैंने उनके रूट सारे स्टडी करे हजारों केबल के, और उसको जो उनका केबल का मैशिंग होता था और सब होता था वो सब हटा के सेकंड थर्ड यूनिट में आई मेड ए रूट जिसको हम 6-7 सिलेबल में, मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रे नंबरिंग आई मेड सेक्शन का नंबरिंग। और हर एक लेवल को एक एक, मान लो एक पर्टिकुलर कैबिनेट से दूसरी जगह जा रहे हो, उस समय रिले कैबिनेट्स बहुत ज्यादा होती थी, DCS नहीं होता था और चीजें होती थी। तो रूट ऐसा था कि वो लोग याद कर जाते थे, और उसको 15 तरह की शीट थी, मतलब बस के जैसे रूट होते हैं उस तरह से रूट के नंबर दे दिया मैंने, और वो रूट नंबर असाइन कर देता था केबल को, और आगे वो अपना छोटा मोटा देख लेते थे लोकल उसका। तो उस तरह से इट बिकेम सो कन्वीनियंट, तो लोगों पर यार तेरा जो सिस्टम है बड़ा बढ़िया है, और इसमें तो आप, मुझे हमें तो याद हो जाता है जवानी है, कोई बल्कि डॉक्यूमेंट लेके नहीं घूमना पड़ता, कितनी दिक्कत होती साइड पे। तो वो इन्वॉल्व हुआ, और वहां से मेरा जो केबल के थ्रू आई एंटर्ड इनटू CNI, मैकेनिकल एंड लेआउट, 3 चीजों को वर्क कनेक्टिंग उसको इनपुट मिलता है। केबल अगर देखो तो केबल में तीनों डिपार्टमेंट आ जाते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट आ जाता है, ये आ जाता है। और इसका मेरा जो एरिया था थोड़ा अच्छा होने लगा, मतलब आई गॉट टू नो आउट द एंटायर प्लांट, एक तरह से कह सकते हैं। वहां से जब प्लांट की जब नॉलेज आई तो एक मौका आया, एक कौशिक त्रिवेदी होता था उस समय, जो कि बाहर से आया हुआ था, और वो त्रिवेदी जो थे वो रेहन ग्रुप पे थे उस समय। तो उनको मिला NEI का ट्रेनिंग का ऑफर, और लंदन जाना था, और ही वाज द हेडिंग दिस रामागुंडम प्रोजेक्ट को उस समय, इंजीनियरिंग का वहां पे, इलेक्ट्रिकल का। तो SMC पिल्ले ने एक बार मेरे को, जानते थे, थोड़ा मिलते रहते थे बीच में और चीजों से, बुलाया और मेरे से पूछा, यार तुम ये त्रिवेदी इज गोइंग, कैन यू टेक ओवर दैट मेन प्लांट पैकेज। मेन प्लांट पैकेज वाज अ सिंगल पैकेज एट दैट टाइम, अब तो स्प्लिट हो गया सारी चीजें में, पहले एक ही पैकेज में होता था। तो SG और वो TG, पैकेज है, SG TG दोनों। हाँ, एक मेन प्लांट होता था, बाकी सब ऑफ साइड में होते थे। तो बाकी क्योंकि राम काम चल रहा था, मेन प्लांट का ही खत्म हुआ था, तो वो लेफ्ट ओवर वर्क जो था रामागुंडम का, वो त्रिवेदी जी मेरे को देके चले गए। और वहां से मैं अपना इस केबल उसका जो नॉलेज थी उससे फिर मेन प्लांट पैकेज मेरे हाथ में आ गया, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग, कि मैंने कहा ये तो सही है, बाद में स्प्लिट हो गए तो अभी चलता रहा वो मेरे साथ में। तो मेन प्लांट के साथ में आई स्टेड विद द NTPC प्रोजेक्ट में। देन रामागुंडम वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें इन हाउस इंजीनियरिंग करी हमने। दैट वाज द फर्स्ट NTPC प्रोजेक्ट इन हाउस इंजीनियरिंग, और अपनी छोटी सी टीम थी। तो उसमें एक तो लेआउट में जो इंप्रूवमेंट करे, जो कि बिकेम नेशनल स्टैंडर्ड अल्टीमेटली। तो एक तो वो था जो एक जो जनरेटर की जो रेलवे ट्रैक होती है ना, पहले ट्रांसफार्मर के बाद होती थी। तो अब मैंने पहले बीच में 2 लगाने लगे थे शुरू के प्रोजेक्ट में, एक ट्रांसफार्मर हैंडलिंग के लिए, एक जनरेटर हैंडलिंग के लिए। तो मैंने उसको कंबाइन करके लेआउट ही चेंज करके उसको ऐसा करा कि वो बीच में से निकलेगी। पहले शुरू में उनका बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पाइप का क्रॉसिंग है ये वो, तो एक ये करा था। दूसरा, पहले सिंगरौली वगैरह में जो था बॉटम एंट्री केबल थी, कोरबा में उस टॉप एंट्री थी। तो आई मेड ए डिफरेंट मेजराइन फ्लोर का जो साइड वाला होता है, जिसमें ग्राउंड पे केबल वॉल्ट और साइड में ऊपर करते हैं, ये मेरी इजाद थी। तो मैंने वो लेआउट बनाया, धीरे धीरे करके करके भरत रोहरा और ये सब लोग आते थे, इस पर नहीं आएगा नहीं आएगा, मैंने कहा बीम की डेप्थ कम करिए, आए करके कर करा के शाफ्ट बनाया BCB में, सब करवा के वो एक लेआउट बना जो कि रामागुंडम में चला, और अल्टीमेटली इट वाज फॉलोड एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इवन बाय ऑल कंसल्टेंट। वो आज भी शायद जो प्लांट बनेगा तो उसी तरह के फॉलो करते हैं, वो क्रॉस वाला बेज का फंक्शन है। तो वो चलता रहा। उसके बाद तालचर ग्रुप में आ गए। तालचर में RP सिंह बॉस हो गए थे तब, और नायक भी मेरा बॉस था। नायक वाज इमीडिएट बॉस एंड RP सिंह वाज हेडिंग द ग्रुप। अब बीच में ये NPTC बना जो पावर ग्रिड, तो उसके लिए मेरे को उन्होंने ऑफर दिया, तुम आ जाओ भैया पावर ग्रिड साइड में NPTC में। तो मैं बैठा 1 हफ्ते के लिए, लेकिन बीच में जाके मजा नहीं आया, तो मैं फिर लौट के आ गया। मैंने कहा यार नहीं, NTPC में बहुत चीजें घूमती है, आवाज सुनाई पड़ती है, हिलती डुलती है, या तो पावर ग्रिड में कुछ नहीं चलता फिरता है, छोड़ दो। अपना मन नहीं लगा, आ गए वापस। तो नायक वायक तो निकल गए, मैं इधर ही आ गया। तो फिर
तालचर प्रोजेक्ट में एक और इंसिडेंट सुना दूं कि तालचर में क्या हुआ कि वहां पे एक विष्णु मूर्ति निकल आई, ऑलमोस्ट 30 फीट लॉन्ग, और वो साइट जो था ये अबॉन्डन होने लगा था बिकॉज ऑफ दैट लार्ज जो मूर्ति निकल आई। लेटे हुए मूर्ति है, बहुत बढ़िया, आज भी प्रिजर्व है, और वहां पे टेम्पल बना हुआ है अभी। तो हम गए और नवीन शर्मा वाज पर्सन फ्रॉम मैकेनिकल साइड, वो गया। हम लोगों ने काफी स्टडी करा कि इसको, हमने कहा घुमाएंगे तो फिर एमजीआर का पूरा अलाइनमेंट खत्म हो रहा है, तो कुछ डिग्री तो घुमाया लेकिन निकाल नहीं पाए, वो कोल हैंडलिंग के एक कोने तक ले आए। और उसके बाद उसके लिए फिर वो अप्रोच का रास्ता वाला हुआ, लेकिन बीच में प्रोजेक्ट रुका तो काफी टाइम के लिए। एंड सेकंड पॉइंट वाज द तालचर वाज ए वेरी वेरी रॉकी एरिया, और वो इतना उसका कॉस्ट कुछ ज्यादा ही बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं फोर्ट्रॉन में प्रोग्रामिंग करा करता था। तो फोर्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग में तो मैंने इनको सिविल वालों को एक ऑप्शन दिया। मैंने कहा, उससे पहले भी मैं कर चुका था थोड़ा और केबल शेड्यूल वगैरह के लिए, तो बनाने के लिए। तो फिर वो उनको मैंने कहा तुम कटिंग मत करो, तुम मल्टी लेवल पे बनाओ। तो दैट लेआउट, अब देखोगे तालचर में स्विच यार्ड ऊपर है और वाटर ट्रीटमेंट का किसी और लेवल पे, वो सब नीचे ऊपर है। तो सीडब्ल्यू डक्ट में भी बड़ी सारी दिक्कत आ रही थी एक्सकेवेशन की, क्योंकि उसका रेट होता है कहाँ 400 रुपए का होता है, कहाँ 3500 का, ऐसा कुछ रेट मुझे उस समय का ध्यान है अगर रॉकी एरिया है तो व्हाट आई डिड, आई पुट इट ऑन द टॉप ऑफ दैट स्विच यार्ड के साथ एक लेवल चेंज होता है, वो सीडब्ल्यू डक्ट का हाइट है, और उसके साथ हम ले गए हैं वहां पे सीडब्ल्यू डक्ट ऊपर से, और वो आगे जाके हीट कूलिंग टावर में जाके अंदर जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ में उसका फोर्सेस काफी हो जाते हैं थ्रस्ट ब्लॉक के। तो काफी एरिया मैंने उस तरह से ऊपर करवा दिया उसका। और ये सब इजाद थी, वो साइकिल के साथ बैठ के कैलकुलेशन करा के वो सब करा के मैकेनिकल के साथ अपने प्रोग्राम रन करा के वो कराई। उसके बाद इनका बॉयलर का पहला आया राफ्ट टाइप फाउंडेशन डिजाइन। अगेन उसकी जो कैलकुलेशन होती थी वो, क्योंकि देखो कंप्यूटर नहीं था उस समय, पीसी नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये प्रोग्राम बना के देते थे और वो सारे फोर्सेस के केसेस बताते थे। आई यूज्ड टू इवैल्यूएट और उसमें से निकाल के देता था उनको रिजल्ट। तो फिर ये एनडीसीटी, दादरी का कूलिंग टावर, उसका एस्टिमेशन करना था प्रोफाइल कर्वेचर के साथ में, वो करके कितना होगा, बिट चेक करने, तो वो भी करा। तो दिस वाज द सम ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से तालचर प्रोजेक्ट हिला नहीं, आ गया वहां पे, नहीं तो साइट अबंडन हो जाती। तो कॉस्ट मिनिमाइज करी उसकी और वो चला प्रोजेक्ट। फिर एक और चीज शुरू हुई, अब सॉफ्टवेयर का शौक, कंप्यूटर सेंटर में जाते ही था बराबर, वो नेहरू प्लेस में, उससे पहले साउथ एक्सटेंशन में। फिर मुझे लगा पीसी आना चाहिए, और पीसी के लिए मैं गया एसडी त्यागी से मिला, आउटलुक से मिला। मतलब पीसी वाज इन द कंट्रोल ऑफ ईडीपी डिपार्टमेंट, पीसी तो होता ही नहीं था, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, और वो लोग उस पर पे स्लिप वगैरह बनाते थे, सैलरी वगैरह। तो मैं वहां पे जाके, मैं चाहता था पीसी आ जाए, पीसी उस समय ऐड आ रहे थे और आई नो कि पीसी पे काम हो सकता है। तो 1.5 साल तक ये स्ट्रगल चला, नहीं हो रहा था। तो फिर एक आध बार किसी से खबर मिली कि यार ये तो एक कोई आया वेंडर ही अप्रोच करने आया था कि आप हमसे रेंट पे ले लो पीसी। तो वो मैं प्रपोजल लेके गया, तो एन गोपालन वाज द जीएम। उससे पहले वो कई बार वो कोशिश करवा चुका था, लेकिन एन गोपालन बोले इफ इट इज 20,000 देन इट इज विद इन माई पावर। तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं, इसको 3 महीने के लिए रेंट लेते हैं, 2 लैपटॉप, एक कृष्णमूर्ति जो मेरा बॉस था उसके लिए पीसी और प्रिंटर, एक मैंने अपने टेबल पे पीसी और प्रिंटर। अच्छा, उससे पहले एक और चीज याद करा दूं, दैट वाज द फर्स्ट पीसी मैंने लिया था। उससे पहले मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने कार्टून बना के सर्टिफिकेट कराया था। उसमें कार्टून में लिखा था वी आर नॉट एंटी पीसी, वी आर एंटी पीसी, ANTI। तो वो कार्टून सर्कुलेट हुआ था, मैं बीच बीच में ऐसे कार्टून बनाता रहता था। इसी तरह से एक बार ही वो हमारा रीजनल बन गया था हेडक्वार्टर, कि नॉर्दर्न रीजन विल बी इलाहाबाद, AK शाह जब CMD थे, वेस्टर्न रीजन विल बी नागपुर, सदर्न रीजन विल बी हैदराबाद, और ईस्टर्न रीजन पटना। तो मैंने एक कार्टून बनाया है, AK शाह जी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसमें प्लेटों में रखा है इलाहाबाद के अमरूद खा रहे हैं उधर से हैदराबाद के अंगूर खा रहे हैं, नागपुर के संतरे खा रहे हैं, पटना की लीची खा रहे हैं। मैंने कहा वाह, CMD's ब्रेकफास्ट। वो कार्टून भी सर्कुलेट कर रहा था। फिर एक बार हुआ था जी, यहाँ से डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे लोग, चले जाएंगे टास्क फोर्स वगैरह बना के, तो एक कोर ग्रुप यहाँ रहेगा और जो टास्क फोर्स होंगे रीजनल चले जाएंगे। तो वो ग्रुप को कुछ टाइम दे दिया था, हालांकि वो शायद गए नहीं, बहुत कम लोग गए थे। तो मैंने ट्रांसफॉर्मर बना के उसको तोड़ दिया। मैंने एक तो कोर अलग पड़ी है और दूसरे को लिख दिया वाइंडिंग अप ग्रुप, वाइंडिंग अलग दिखा के, वाइंडिंग अप ग्रुप, कोर ग्रुप। तो ये अपनी मस्करी का कार्टून सर्कुलेट कर रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली जब छोड़ा था तो मैंने वही बोला था कि यार अब तो व्हेन द वर्ल्ड इज नेटवर्किंग,
वी आर नॉट वर्किंग। हमारी ईडी को मैं छोड़ के आया था, मैं लैंड पे आ गया, मैंने कहा तुम अभी लैंड नहीं लगा रहे हो, मैंने द वर्ड इज नेटवर्किंग, वी आर सिंपली नॉट वर्किंग। तो दैट वाज इन 95। अच्छा, उस 95 में मेरे को मिला, अच्छा तालचर प्रोजेक्ट का पूरा करा, उसमें एक लास्ट में जो था हुआ था, जनरेटर जो था मेरा एबीबी का, वो अचानक उसका जो कूलिंग फैन होता है वो टूट गया था और जनरेटर की केसिंग में छेद हो गया था। मतलब पूरी 4 इंच मोटी केसिंग से छेद होके हाइड्रोजन निकली, एक 7 मीटर लंबी फ्लेम निकली, और वो एक केबल ट्रे के पास थी, लेकिन जली नहीं, आग लग जाती प्लांट में। तो दैट वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि आग नहीं लगी। और उसके बाद उस जनरेटर को सीआरपीएफ वालों ने वो ड्राइव वाले लाके ना उसके अंदर घुसेड़ दिया, पाउडर वाले, तो उससे जितनी उसकी वाइंडिंग के हॉलो कंडक्टर थे सब चोक हो गए। तो उस समय मैं गया वहां पे, तो मेरे को मतलब इतना बुरा लग रहा था देख के, जो प्लांट बनाया चलाया और इट वाज रनिंग सो स्मूथ। अब उसका कर्व देखोगे, सारे कर्व बिल्कुल स्मूथ है, पर अचानक ही वो भाग वर्टिकल शूट होके गायब हो जाता है। समझ नहीं आया क्या हुआ अचानक 1 सेकंड में। और जब हाँ 3-4 दिन बाद मैं लौट के आया, तो मेरे साथ उन्होंने कह दिया आप ये जो उसके ब्लेड के पार्ट से ले जाओ, एनटीपीसी आरएनडी में दे देना नोएडा में, इसको वो मेटलिक उसके मेटलर्जी टेस्टिंग वगैरह होगी। तो फ्लाइट में मैं पहुंचा तो अलग से वो डिलीवर कर दिया। तो उन्होंने शायद पता नहीं एक कॉफिन जैसा डब्बा ले लिया था, और वो कॉफिन में साथ में आ गया लकड़ी का डब्बा, बिल्कुल आए इट लुक्स लाइक कॉफिन, वो कॉफिन नहीं हो सकता था, और वो ट्रेन में चढ़वा दिया। वो देख के यार मेरे आंसू निकल पड़े कि ये करा प्रोजेक्ट, और वो मैं उसकी जनरेटर की वो लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। सो इतना बुरा लग रहा था उस समय। और उसके बाद डेफिनेटली एनटीपीसी का भी लास्ट की पार्ट है जहां से मैंने फिर छोड़ता। तो डीएलएफ, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करा फरीदाबाद में डीएलएफ। डीएलएफ ने उस समय, अच्छा आई ट्राई टू टॉक टू अदर कंपनीज आल्सो, तो मेरे साथ ये हाउसिंग लोन जो था ना वो प्रॉब्लम बन रहा था। यहाँ फरीदाबाद में जब मकान में आया था, हाउसिंग लोन ले लिया था उस समय। अब हाउसिंग लोन के लिए ये था, वो कहते थे आप पहले लोन चुका दो, ले जाओ। अब बैंक विल नॉट गो, एचडीएफसी वगैरह कि आप वहां से कहता पेपर लाके दोगे तब लोन देंगे। तो दोनों में अटक जाता था मामला, कोई पेपर लाके नहीं देता था, जो कह रहा आप लोन दोगे तो पेपर देंगे। तो डीएलएफ वाले ने क्या करा, मैंने उनको कंडीशन रखी, बोला आप ले लो। उन्होंने अनकंडीशनल 1-2 रुपए के स्टेप पेपर साइन करा के विदाउट इंटरेस्ट मेरे को बोला आप पैसे दे दिए, बोला आप इसका लोन रिपे कर दो, दे देना मैं 6 महीने बाद। तो आई थॉट अब तो ये तरीका अच्छा है निकलने के लिए कम से कम। तो मैंने उनसे पैसे लिया, एनटीपीसी का लोन चुकाया और पेपर अपने हाथ में करके एचडीएफसी से दोबारा फाइनेंस करवा के उनको पैसे वापस कर दिए। तो देन आई सेड ओके नाउ आई एम ऑन माय ओन। उस समय के बाद तो डीएलएफ में, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर 11 में था और मेरी डॉक्टर यहाँ पे पीजी में पढ़ती थी, स्कूल पे उस समय केजी में थी शायद, और लंच टाइम में मैं उसको लेते हुए घर आता था, गरम गरम खाना खाता था, वापस चले जाते थे ऑफिस। और एक गाड़ी और दे दी थी अपनी गाड़ी के अलावा डीएलएफ। उनको गाड़ियां बांट रहे थे वो तो उस समय। तो अच्छा चल रहा था, मगर 1-1.5 साल बाद ही कंपनी का जो था वहां पे, एक तो कंपनी एक्सपैंड नहीं करी, वो लग रहा था। बट आई वेंट टू ए प्रोजेक्ट इन असम, वो काफी सारे एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक असम में था, यहाँ 4 गैस टर्बाइन लग रही थी, एरो डेरिवेटिव गैस टर्बाइंस, क्योंकि वो तो 1 से लेके 30 मेगावाट तक के करते थे इंडस्ट्रियल प्लांट्स, चाहे वो जनरेटर इसके डीजी सेट वाले थे, और कुछ ये शुगर के और सबके मोलासिस वाले जो शुगर मिल आयरन इंडस्ट्री यूज करती है, स्पॉन्ज आयरन, उनके लिए रहते थे। और ये गैस टर्बाइन भी लगा रहे थे आसाम में, उधर जहां थोड़ी सी गैस मिल रही थी। तो वहां अदमतिल्ला प्रोजेक्ट पे पहुंच के, तो दैट वाज ए स्मॉल कंपाउंड, मतलब आई हैव गॉन टू जस्ट कमिश्निंग स्टेज से पहले थोड़ा वहां पे भेजा था मेरे को, देख के क्या चल रहा है करके। अच्छा, दैट साइट वाज वेरी नियर टू बांग्लादेश बॉर्डर, और वहां पे हाथी तो रोज आती थी, टाइगर्स भी थे, और बाहर जाने के लिए सड़क तक मेरे को 3-4 किलोमीटर का पैदल चलो, ही नहीं तो जीप का रास्ता 8-10 किलोमीटर का पड़ता था। और वहां पे एक फोन बूथ था, वहां जाके हमारा रोज मीटिंग होती थी, कुछ मैसेज पास ऑन होते थे, टेलीग्राम जो भी चलता था उस समय, वो फोन बूथ वो फंक्शनिंग एज हमारा वो करता था। प्रोजेक्ट साइट तक कनेक्शन नहीं था फोन का। और अंदर कंपाउंड के टरबाइन हॉल के अलावा साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग थी, जहाँ पे 3-4 कमरे थे, एक कैंटीन थी, और एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था। तो एक दिन रात को सोते समय बड़ी तेज बारिश आ गई सुबह के समय, और बारिश आके जब मैं उसके टरबाइन बाद में देखा तो पानी वानी तो था ही। अब 2 पहाड़ियां थी बीच में,
जहाँ पे ये बना था हमारा पहाड़ी की जस्ट साइड में। मैं टरबाइन हॉल के ऊपर चढ़ा तो देखा यार पूरी एक लेक बनी पड़ी है पहाड़ियों के बीच में। तो वो कश्यप करके था, मैंने कहा ये लेक कैसी बनी? बोला ऐसा था, हम जो प्लांट की लेवलिंग कर रहे थे ना, मैंने ये बंद करवा दिया था। बड़े शांत है। मैंने कहा तूने बंद करवा दिया था, अभी पानी बढ़ता तो आज तुम सारे बह गए होते यहाँ पे। नहीं मैंने फ्यूम पाइप लगाए ना। कहाँ लगाए हैं? वो देखा एक छोटे से 300 के 2 फ्यूम पाइप लगे हुए। मैंने कहा इससे तो ये खाली होता तो इसे 10 दिन लग जाएंगे इसमें से, इतना पानी निकलेगा अभी। तो आई जस्ट फेल्ट यार कोई नहीं है। फिर मैंने टरबाइन के वो खोले, वो ड्रेन प्लग वगैरह, तो उसमें सब जगह से पानी, जनरेटर में से पानी, वो ऊपर उसका जो एयर डक्ट होता है इनलेट, वो खुला पड़ा था। उसके अंदर पूरा रूफ से, टरबाइन हॉल का रूफ का पूरा पानी भर गया 3-4 मशीन में। अब मैंने कहा अब तो ये कमीशन नहीं होंगे और मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो वहां से मैं उनको एक दिन बोला मैं छोड़ रहा हूँ, वो बोले नहीं 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 मत आओ मत आओ मत आओ, वहीं पे रहो, अभी हम कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। आई केम बैक और यहाँ आके आई जस्ट कॉन्टेक्टेड, एक उमेश कौशिक करके गया था बैकटूल, तो उससे मुझे पता था कि हाँ बैकटूल में भी थोड़ी चल रही है यहाँ पे आजकल। तो आई कॉल्ड बैकटूल, उसके वहाँ पे जो बॉस है उसको। तो उसने कहा आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो आई जस्ट वेंट देयर और काफी प्रॉम्प्टली हो भी गया वहां जाके। तो फिर मैं उससे डीलर से आके बैक्टल में आ गया। और बैक्टल में उन्होंने जिस प्रोजेक्ट में पहले बोला था आप सिंगापुर जाओगे, वहां पे प्रोजेक्ट आने वाला है, जब तक हमने ज्वाइन करा और यहाँ पे 1 महीने बाद जाके, तब तक वो प्रोजेक्ट था ही नहीं। और फिर एक अच्छा ऑफर आया वहां पर। वो था कि जो मेरा जो बॉस था उसका एक असाइनमेंट लंदन में इन्होंने मैनेजमेंट के लिए भेज रहे थे उसको। तो उसने कहा यार ऐसा करो, यू आर द सीनियर, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन हेड दिस ग्रुप। और बट मैंने अपने आप ही उसको मना कर दिया। दैट वाज माय मिस्टेक। जैसे पावर ग्रिड में भी नहीं गए तो इस तरह से वहां मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार मैं तो अभी आया हूँ इस कंपनी में, तो आई वांट टू लर्न एमएनसी कैसे वर्क करता है। आई डोंट वांट टू बिकम हेड विदाउट लर्निंग। मैं तो किसी प्रोजेक्ट पे जाके पहले काम करूंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो मैंने लिया ही नहीं वो ऑफर। और फिर मेरे को ऑफर मिला एक दुबई का थीम पार्क करके था। तो थीम पार्क जस्ट लाइक, पहले समझ ही नहीं आया व्हाट इज थीम पार्क। मैंने पूछा थीम पार्क क्या होता है, तो बोले जाओ बता देंगे तुमको। तो आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को उसके बाद। तो सैन फ्रांसिस्को में जाके, तो वहां पे हमने किसी टीम के 4-5 लोग गए थे, किसी को नहीं पता था व्हाट इज थीम पार्क, हमने देखा ही नहीं। बोले जैसे डिस्नीलैंड होता है। मैंने कहा अच्छा तो मैं क्या करूंगा? तो बोले इसमें बहुत काम होता है। अच्छा। तो हमने कहा, फिर उन्होंने अरेंज किया दिखाने के लिए, तो मेरे को काफी सारी चीजें दिखाई वहां पे अमेरिका के थीम पार्क्स। और नॉट ओनली फ्रंट से हमने देखा, हमने उनके बैक साइड जाके देखा कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसमें कैसे मैनेजमेंट होता है और सब चीजों का। वो एक हफ्ते का एक ट्रिप बना था। और फिर हम वहां पे रहे भी थे 6 महीने तक सैन फ्रांसिस्को में, ये सब करने के लिए। और उसके बाद मैं उस समय मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे बनती है अमेरिका में। पहले टेक्नोलॉजी थीम पार्क में आती है, वो नए नए चीजें ट्राई करते हैं जिसको पब्लिक पैसा देके करती है। सबसे बड़े स्पेशल इफेक्ट्स, सबसे बड़े और चीजें, तो मतलब सारी चीजें जो हम अब फ्यूचर में एलसीडी स्क्रीन आई वो सब आई थीम पार्क में आ गई, रोबोटिक्स आई वो थीम पार्क में आ गई। उसके बाद वो डिफेंस में पहुंचती है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो डिफेंस कहता है ये ठीक है उसको डिफेंस में ले। तो कुछ ऐसा लगा कि मैं तो उसका साइकिल है टेक्नोलॉजी अपग्रेड का वहां पर। थीम पार्क इज अ वेरी गुड प्लेस टू ट्राई द थिंग्स। तो ये फिल्म मेकर्स और ये सब लोग काफी सारे आ गए उसमें जो करते हैं। तो एक अलग ही दुनिया मेरी बन रही थी। मैंने कहा पता नहीं एनटीपीसी छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बट अल्टीमेटली आफ्टर दैट प्रोजेक्ट आई अगेन केम बैक टू पावर साइड। और पावर साइड में शुरू में तो गैस प्रोजेक्ट मिले, तो 2 यूके के प्रोजेक्ट और एक ब्राजील का। और फॉर्चुनेटली आई वेंट टू ऑल द प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द एंड, साइट पे जाके। मेरे मतलब लास्ट प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी सब प्रोजेक्ट में मैं साइट पे भी गया हूँ। तो दैट स्पार्डिंग प्रोजेक्ट वाज ए सिंगल शेफ्ट मशीन, जो कि क्या होता है अभी हम जीटीजी एक शेफ्ट पे होता है और स्टीम टरबाइन अलग लगाते हैं, तो उसमें वो एक ही शेफ्ट पे था स्टीम टरबाइन। दैट मीन्स दोनों टरबाइन 3000 आरपीएम पे चल रही थी गियर बॉक्स के साथ। तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, बट दैट वाज अ 1 सीमेंस मशीन जिसको फ्रेम 9 पे उसने चलाया था उसमें। और अराकोरिया वाज ब्राजील, उसमें भी गए थे, तो वहां भी घूम के आए। वहां के थोड़े कम रेटिंग के प्रोजेक्ट थे, वो शायद 188 ऐसा कुछ था एक मशीन वहां पे। और फिर यूएस के जो प्रोजेक्ट थे वो कोल बेस्ड थे। एक था एलन रूट जो कि विस्कॉन्सिन में था, और एक और था मेरा फिनिक्स के पास में था, उसका नाम जस्ट आई एम नॉट रिकॉलिंग।
स्प्रिंगर वेले, स्प्रिंगर वेले। तो ये दो कोल के प्रोजेक्ट थे, और ये जो एल्म रोड था दैट वाज एक्चुअली 660 मेगावाट, 650 635 मेगावाट वहां पे, नॉट दिस वन। तो ये सब करके फिर बहुत दिन बाद लगा यार ये तो यूएस में 2007 के करीब थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट कम होने लगे थे, और दिखने लगा था कि कुछ अभी थर्मल का ज्यादा कम हो रहा है, गैस बढ़ रहा था बट थर्मल नहीं आ रहा। और ज्यादा दिन टिक जाओ तो ना कोई प्रमोशन और सब चीजें डिले होने लगती है, तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा था वहां पे। अब वहीं पे बैठे रहोगे तो देन एक दिन एक कंपनी AES विच इज अगेन अ यूएस कंपनी, तो वहां पर एक कॉल आई वहां से। तो वहां पे आदित्य जैन एक था एनटीपीसी का, तो वो था वहां पे, ही इज ज्वाइन एज ए डायरेक्टर। तो उसने बुलाया था, तो मैं वहां गया। तो अब उसने कहा आ जाना अगले हफ्ते, लंच पे बात करते हैं। तो मैं पहुंच गया लंच पे, मैंने कहा लंच ही करेगा खाली। देखा तो वहाँ 5-6 लोग बैठे हुए हैं, और उसका उन दिनों वो यूएस वाला काउंटर पार्ट भी आया हुआ था, एक सिंगापुर से आया हुआ था, और खाना खा रहे थे हम लोग, लेकिन वो इनफॉर्मली इंटरव्यू चल रहा था। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ वहां पे, तो बाद में उसने इंट्रोड्यूस करा, उसने एक बोला, तो उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने कहा या आई नो हिम। दूसरे को बोला, तो उसने कहा या आई नो हिम। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मैंने कहा आई नो हिम। कोई वहां एक कंपनी से था, कोई दूसरी कंपनी से था, सब थे। उसने सर पकड़ लिया, कहता है ओ माय गॉड, जो उसका स्कॉट किकर करके एक मेन बॉस था, ओ माय गॉड, हाउ कम इन अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन यू नो ईच अदर। कहते 1 बिलियन की कंट्री पे हाउ कैन यू नो ईच अदर। तो उसने समझाया उसको, भाई देखो ये प्रोफेशन में बहुत से कम लोग गए हैं, हम लोग सब, कोई एनटीपीसी से था, कोई कहीं से था, तो 2-3 कंपनी के लोग हैं खाली, और ये कहीं ना कहीं हम लोग मिलते रहते हैं, ये बहुत कम लोग हैं। तो वहां पे करा, तो एईएस के बात बहुत ही बढ़िया थे, इट वाज ए वेरी नाइस कंपनी, जिसमें इंटरफेरेंस बहुत कम था, एंड दे आर हैविंग मोर देन एनटीपीसी का इंस्टॉलेशन। उनका उस समय इंस्टॉलेशन 44,000 मेगावाट था, और अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैड लॉट ऑफ ट्रांसमिशन बिजनेस इन मेनी कंट्रीज। लैटिन अमेरिका में तो काफी था उनका। तो सब मिला के वहां पे इंजीनियरिंग ऑफिस उनका पहला था, एंड दे वर ट्राइंग टू ग्लोबलाइज, यहाँ पे एक ऑफिस खोल रहे थे इस रीजन के लिए, और चाइना से सोर्सिंग का था उनका प्लान। तो वो ऑफिस के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा हमको घुमाया फिराया, और मेरे को उस समय दिया था यूरोप एंड अफ्रीका रीजन, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो इव वैली में उनका ज्वाइंट वेंचर था, और एक वो डेवलप कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, जो कि कभी नहीं कर पाया, उनको लैंड कभी नहीं मिला। तो वहां के बाद उसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का टेस्ट रहा, प्लस इंजीनियरिंग के साथ मैंने जो 2 चीजें में काम करा, एक तो उनका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन साइड में, प्लस उनके जो प्रोसेस होते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, उसके डॉक्यूमेंट्स बाहर से बन रहे थे, वी वर रिव्यूइंग इट अलोंग विद क्या हुआ? तो वो चीजें काम करी। लेकिन अचानक ही वो बढ़िया चलते चलते लेमैन ब्रदर्स वाला कांड हो गया, और उनका शेयर पिट गया, अभी तो मेरा उठा के वो पता नहीं $29 या $30 से लेके $4.5 $4 में आ गया, एंड दे डिसाइडेड कि हमें तो ऑफिस क्लोज कर रहे हैं। अब मेरे को चाइना ऑफिस चले जाओ, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा चाइना। तो फिर छोड़ा, फिर मैं चला गया JSPL, इसमें जिंदल पावर लिमिटेड। अब जिंदल पावर लिमिटेड में उस समय पहला पहला शुरू हुआ था, मतलब JSPL का पार्ट लेंगे, एंड दे हैड ए वन प्रोजेक्ट इन तमना, जो कि 200 मेगावाट इंटू 4 यूनिट्स है। हाँ, तीन यूनिट है, 600 मेगावाट का था। किस 200 मेगावाट बात है, कौन से ईयर में? ये अब आ गए हम 2009 में आ गए। अच्छा, 2000। AES 2007 का था, अच्छा अच्छा और बेक्टल में गया था 99 में। अच्छा। नहीं, एनटीपीसी 99 नहीं, सॉरी 99 नहीं, 95 6 में गया था, DLF 95 में चला गया था। तो अब 2009 में जब वहां गए जिंदल में, तो फिर वो क्योंकि शुरू का प्रोजेक्ट था, तो कंपनी के और इस ग्रुप में कुछ एनटीपीसी के लोग थे, कुछ दूसरे के लोग थे, तो आरपी सिंह भी थे वहां पे। हालांकि मुझे पता था, लेकिन इंटरव्यू में मैंने पहले से कुछ नहीं करा था, बात नहीं करी थी। तो फाइनल इंटरव्यू से पहले उसने कहा नवीन जिंदल से मिलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो नवीन जिंदल से पहले आरपी सिंह अप्रूव करते, तो मैं घुसा, तो आरपी सिंह बोले हम समझ रहे थे तुम ही हो करके मैंने कहा अच्छा। तो हमको बताया क्यों नहीं तुमने? हमने कहा पता नहीं क्या था उसमें करके, मैं हो गया था मेरा करके। बोला अच्छा नहीं, हमको बताते, हम अच्छा पैकेज देते करके। मैंने कहा छोड़ो यार, अब मैं किसी से कहता नहीं हूँ कि छोड़ो। तो
एनीवे वहां पर फिर जिंदल में थे तो अच्छा काम था, मतलब मजा आया, एंजॉय करा। और वहां का नवीन जिंदल एक जो बाकी तो चल ही रहा था, अंगुल का उनका स्टील प्लांट और उसके कुछ पार्ट्स थे, और उनका एक कैप्टिव पावर प्लांट जो कि सीएफबीसी बॉयलर पे 6 यूनिट थे, चाइनीज था, प्लस एक साइट मेरे को दी थी दुमका में डेवलप करने के लिए। और इधर का जो था ये तमनार का 4x600 मेगावाट ऑल बीएचएल यूनिट्स। तमनार वाला प्रोजेक्ट स्पेशल था कि वो पहले रुक गया था बिकॉज ऑफ द ये उसके प्रोजेक्ट के नीचे कोल का था चक्कर। तो जब वो केस जीत गए तो नवीन जिंदल ने कहा यार इसको हमें लगाना है, और हमको दिए आप, इट वाज नवंबर, 2 साल आप लगा लो, 2 साल का टाइम था। और 31 मार्च वाज द लास्ट डेट फॉर द कमीशनिंग ऑफ द 4th यूनिट। मतलब आप ये समझ लो कोई 26 महीने में सारा कुछ करना था। तो ये चैलेंज दिया गया। अब चैलेंज का फिर बाद में तो हम लोग को यार 4 यूनिट करके 26 महीने में, और पहला यूनिट कहना 17 महीने में कर दो, ये तो कोई फिजिबल होता नहीं है। अच्छा, उसके साथ मेरे साथ थी आर.एस. शर्मा जो एनटीपीसी सीएमडी थे, वो भी आ गए थे उधर, अपार्ट फ्रॉम आरपी सिंह। तो आरपी सिंह ने बोला यार ये शर्मा जी ने बोला हमें कि यार ये क्या रियलिस्टिक लग रहा है? मैंने कहा रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। बोले मैं मना नहीं कर सकता उनको। तो आप लोग सोच के बताओ क्या करोगे? मना तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह करके। तो हम लोग ने सोचा, फिर अल्टीमेटली वो प्लान लगाया। उसने ये बोला कि भाई देखो बेंचमार्क निकालो ऑल इंडिया। हमने बताया भाई बेंचमार्क जो था पुराना 34 मंथ्स का था, जो बेस्ट है, और इससे हम कम करेंगे 34 या 32 जो भी था। तो ही गेव अस कि आप 17 महीने में करते हो तो ये इंसेंटिव है, और अगर 27 महीने में करोगे तो 0 इंसेंटिव है। अच्छा, तो 27 से जितने कम पे करते जाओगे आपका इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। और 17 महीने में ऑलमोस्ट 1 सीटीसी था, बट दैट इंसेंटिव वाज अप्लाइज टू साइट पीपल। हमारे लोगों के लिए कम था उसका। 1 सीटीसी पूरी 27 महीने में, 17 महीने करने में। तो शुरुआत करी तो बड़ा लग रहा था ये तो ऐसे नहीं होगा। एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बैक्टल में, जहाँ बड़े सारे प्रोसेस और सिस्टम से ही चलता है सारा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो दूसरी सिचुएशन थी, मगर आई रियलाइज कि उस सिचुएशन में भी काम हो सकता है। बिल्कुल कंट्रास्ट में एक्सपीरियंस था अगर टीम वर्क अच्छा हो। तो वहां पे बस चैलेंज मिल गया, एंड देन वी वर्क विद आवर ओन थिंग्स। सबसे पहले हमने बीच के यूनिट कमीशन करने शुरू करे। हमने कहा बीच का पहले करेंगे, फिर आउटवर्ड मूव करेंगे दोनों तरफ से। सारे कॉन्ट्रैक्ट 2-2 में डिवाइड कर दिया, 2 यूनिट इधर के, 2 यूनिट उधर के, कुछ यूनिट वाइज भी थे। बहुत मोबिलाइजेशन करा, और उसमें 1 महीने बाद जब इनका जल्दी से काम हुआ तो कुछ 1-1.5 महीने बाद लगने लगा ये तो करा सकता है, ट्राई करते सीरियसली। पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा था बिलीव। 1.5 महीने में देखा फाउंडेशन खुद के पाइलिंग वाइलिंग हो गई है, सब कुछ बॉयलर साइड में उधर बन रहा है। तो मैंने कहा करते हैं इसको। फिर चैलेंज आता है एक इनपुट का, मतलब इफ यू लोकेट इट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स तब आती है। पहले हम सब वेंडर के मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट को देंगे, मैकेनिकल अपना सब वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसमें करने में 1 साल निकल जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो अगर करना है तो फिर अपनी तरह से करना पड़ेगा। तो डीसीपीएल हमारा कंसल्टेंट था, और यहाँ खाली 10-12 की प्लस साइट की टीम थी, 30-40 लोगों की। तो अब वो करने के लिए डीसीपीएल को मैंने बोला, मैंने कहा आप ऐसा बेचल के कितने यूनिट कर चुके हो, इसमें वेट क्या कर रहा है, बिल्डिंग के लिए सबके लिए करो डिजाइन। तो उन्होंने अपने मैनेजमेंट की बात बोली, बोले हम लोग नहीं कर सकते ऐसे, तो ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं करूँ। तो उनको बोला फिर आप करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मैंने कहा बिल्कुल लेंगे। चलो, हाँ ये जाते हैं। तो मैंने बेसिकली पुरानी लोड लिस्ट ली और उससे प्रोग्राम बनाए कैलकुलेट करने के स्विच बोर्ड की लेंथ्स के। मैंने कहा एलएनटी बिल्डर तो ये, एबीबी तो ये, सबके वो मंगा ली क्राइटेरिया। एंड आई डेवलप माय ओन प्रोग्राम जो कि लेंथ निकाल देता है स्विच बोर्ड की लोड लिस्ट से। तो मैंने कहा उसमें मार्जिन लूंगा, और डीसीपीएल की मैंने कई सारी बिल्डिंगें बड़ी छोटी कर दी, इतने कॉलम निकालो, ये करो वो करो, उसने कैलकुलेशन के बेस पे। और फिर टर्बाइन हॉल में मैंने कहा सेकेंडरी बीम्स वगैरह सब बाद में आएंगी, तो मैं कटआउट वगैरह सारा मैं हिसाब कर दूंगा। तो दैट वाज अ डेस्कटॉप प्रोग्राम जो मैंने बनाया, और वो इतना ज्यादा काम का बन गया अल्टीमेटली कि एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो एलएनटी इतना एश्योर्ड हो गया हमसे, यार ये तो जब कहते हैं कर ही देते हैं। तो उसका मैंने पूछा तुम्हारा कैसे जाता है, इनपुट कैसे जाता है, टाइम है बस, कितना टाइम हो गया? मैंने टाइम नहीं देख रहा, टाइम क्या हो रहा है सर? टाइम हो गया यार, बस 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बचे। तो मैं इसी में मेरे ख्याल से जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं हाँ, ये जो बताऊँ इसमें क्या हुआ कि 6 मिनट एग्जैक्टली। हाँ, तो या फिर 1-2 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा। नहीं वो मुझे भी कहीं जाना है, कट जल्दी ऑफ हो करो। जाएगा, कट ऑफ अच्छा हो जाएगा।
तो इसमें क्या करा मैंने कहा जो तुम्हारा इनपुट होता है ना प्रोग्रामिंग के लिए ये लोग लेते हैं, तो वो डेटा हाँ। मैं दूंगा, तुम्हें लिखने की नहीं पड़ेगी, ये लोग रीराइट करते हैं और तुम मेरे को अपने प्रोग्राम को आउटपुट दो। तो उस एक्सचेंज से मैंने ऑटोमेटिक चेकिंग का ही बना दिया, मतलब हमारी लोड बीच में जो चेंज होती थी वो कमेंट करके, वो ड्राइंग आती थी मेरे पास शाम को 5:30 बजे, दिन का ट्राई करके 5:45 बजे देते थे और 10 मिनट बाद फिर उनके कमेंट बन के चले जाते थे। वो कहते सर आप करते क्या हो ये, हमें बैठने नहीं देते हो, अभी ड्राइंग आपने भेजी, आपने कमेंट करके आ गए। मैंने कहा मेरे पास ऑटोमेटिक प्रोग्राम है पूरा, आपका इनपुट मैं लेता हूँ, उसके साथ एक फाइल और आती थी एक्सेल की, वो फाइल इंपोर्ट करता हूँ, मेरे डेटाबेस चेक होता है, सारे कमेंट बन जाते हैं और चले जाता है। वाह, उसके बाद अच्छा उससे एक और फायदा कि एक भी गलती नहीं हुई। कितनी ज्यादा चेंजेस होते हैं, वो बात बोले यार बाकी प्रोजेक्ट में हमारे 6 से 7 रिवीजन हो रहे हैं, आपको तो एक रिवीजन में अप्रूवल हो रहा है। तो देवर सरप्राइज कि ये कितना बढ़िया काम कर रहा था। और अल्टीमेटली L&T का जो बिलिंग सेटलमेंट था, मैं कह रहा था भाई मैं साइट पे जा रहा हूँ करनार की, अब आप करवा लो जो करवाना है मेरे से, तो वो ला ही नहीं रहा था, हम जोड़ेंगे। फिर उसने मैंने दिया बना के, तो उसने चेक किया, बोला सर आपका हिसाब किताब तो हमारे से ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप इसी पे कर दो, इतना रिकॉर्ड तो हमने नहीं रखा, आपके तो हर एक चीज नोटेड है। कहते हम आपको ट्रस्ट करते हैं, आप इसी पे कर दो पेपर। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह की सॉफ्टवेयर अभी भी बनाई जा सकती है अगर कमर्शियलाइज करी जाए तो। तो ये सब चीजें वहां का। उसके बाद मैंने एक यूनिक नंबर रखा था हर एक फीचर का, तो अगर आप वो यूनिक नंबर डालोगे तो मेरा डेटाबेस से उसका सब कुछ निकल आता था, मतलब उसका आपका मोटर क्या है, कनेक्टिंग क्या है, केबल क्या है, वो यूनिक नंबर कॉमन हर एक में चलता था, जितने भी उसके कनेक्शन हो गए आपके हर एक उसके लोड के, उसके स्कीमेटिक का नंबर सबकी उससे एक 4 डिजिट का कोड रहता था, और 4 डिजिट का कोड मेरा सीक्रेट था, वो कि जस्ट से डालूंगा फट से निकल आएगा उसमें सारा डेटा। तो दैट वाज द ट्रिक। पेटेंटेड। और इसी तरह से अभी बेक्टल में मैंने स्कीमेटिक्स का भी बना दिया था एक, ताकि भाई आवर्स कम हो रहे थे मेरे पास। ये जो लास्ट का जो प्रोजेक्ट बेक्टल का था, अभी लास्ट टाइम मैं गया था ऑयल एंड गैस साइड में, तो अभी एक प्रोजेक्ट यूएस में कमीशन हुआ है, शेल कमीशनिंग, अभी शेल फ्रैंकलिन, जो शेल केमिकल्स के नाम से था। इट वाज ए प्लास्टिक का प्रोजेक्ट है, एचडीपी एलडीपी का, पेंसिल्वेनिया में। तो वो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने करा था 2014 के बाद, मैं दोबारा से फिर चला गया था जिंदल के बाद बेक्टल में। तो इस बार ऑयल एंड गैस साइड में लिया, पावर तो था नहीं, कोल खत्म हो गया था पूरा। और मैंने कहा ठीक है यार अब ऑयल एंड गैस कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा आपका लिया था, फिर बाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, उसी के एंटीसिपेशन में लिया था। शुरू में रिलायंस प्रोजेक्ट में गया था, रिलायंस के एक्सपेंशन में। जब ये शेल का आया तो उन्होंने कहा आपका शेल से इंटरव्यू होगा, तो मैंने कहा इंटरव्यू हुआ 1 पौने घंटे तक, उसमें शेल का भी था और बेक्टल यूएस का भी था, एंड दे अप्रूव्ड मी, एंड दैट वाज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट दे हैव डन, $7.5 बिलियन का एक ही प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली के ऑफिस से हो रहा था। उसमें बेक्टल वाज टोटल, बहुत सारे वेंडर्स थे और बड़े बड़े एरिया डिवाइडेड थे, बट ईपीसीएम टोटल बेक्टल के पास ही था, अपार्ट फ्रॉम ए लार्ज एरिया वी वर डूइंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो अब मैंने देखा था वो 10-12 नवंबर पे न्यूज थी कि वहां पे पॉलीमर प्रोडक्शन शुरू हुआ है, वो शायद 2 साल करीब डिले हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड और इन सब चीजों में, तो वो कमीशन नहीं तो हो जाता अब तक। और उसके बाद उसमें 48 काइंड के डिफरेंट प्लास्टिक्स बनेंगे, जो कि वहां पे डिट्रॉइट के आसपास, मतलब डिफरेंट कंटेनर्स में जाके अलग अलग टाइप के बैगन में होंगे। कुछ का बहुत बल्क में 80% तो बेसिक है, बाकी 20% में सारी वैरायटी आती है जो कार इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री और जितने सारे उस तरह में यूज होते हैं फोन वगैरह के लिए, तो वो वाले प्लास्टिक्स बन रहे हैं। और इधर मैंने जब आवर्स कम हो गए थे तो आई मेड ए प्रोग्राम फॉर स्कीमेटिक ऑटोमेशन। तो उसमें क्या है, सारा डेटा तो होता ही सब तरफ, सारे प्रोग्राम बेक्टल में बड़े स्टैंडर्ड है, वहां का डेटा लिया और ऐसा प्रोग्राम कर दिया था, आप टैग नंबर डालोगे तो स्कीमेटिक प्रिंट हो जाएगी छपके। स्कीमेटिक में इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक, हाँ इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक। तो वो मैंने कहा वो अपने आप छाटेगा, मॉड्यूल नंबर भी क्या है उसका क्या है, जाके वो टेम्पलेट लेगा और उस टेम्पलेट के जितने वेरिएबल होते हैं सारा डेटा पॉइंट से निकल के एक एक्सेल फाइल बनती थी, और एक वो लॉजिक था लिस्ट प्रोग्राम का, दोनों को मर्ज करके स्कीमेटिक धड़धड़ बन जाती थी। I think Saurabh wants to say something. क्यों भी सौरभ? सौरभ ने हाँ रेड किया है। हैंड ओके, या बोलो बस। सौरभ, नहीं, I was waiting for Manoj to finish. I just wanted to ask a couple of questions तो at बस the ये end मेरा of लास्ट it. जॉब है ये। उसके बाद जब निकले यहाँ से तो अभी पोस्ट उसमें 60 में आई वेंट टू रिन्यू पावर। अरे राजीव तो माइक ऑन कर दो राजीव, माइक म्यूटेड हो राजीव, म्यूटेड अभी करो अनम्यूट। अनम्यूट करो भाई। joining late, sorry, joining late. पुराने रिकॉर्डिंग देख लेना। तो लास्ट में मैं जस्ट अभी मैं निकला तो मैं आई वेंट टू, मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया था रिन्यूअल में। जब जिंदल में थे तो मैंने समझ लिया था आगे तो नहीं आएगा, ये लाइन खत्म हो रही है हमारी जो है। और एक मैंने बैक ऑफ द पेपर उस समय कैलकुलेशन करी थी कि यार इतनी एफिशिएंसी के साथ अगर इंडिया का वो अगर रिन्यूअल देखे, पहले मैं सोचता था कुछ नहीं हो सकता, रिन्यूअल तो बड़ी छोटी छोटी है, ट्यूबलाइट देखी वो सब देखी, उसके अलावा देखा ही नहीं है।
ये तो मजाक की चीज है, बट मैंने ही कैलकुलेटेड, आई फाउंड कि एक 220 या 250 किलोमीटर बाई 250 का किलोमीटर का एरिया है, तो दैट कैन जनरेट अबाउट 8 लाख मेगावाट पावर। एक 8 लाख इसलिए करी थी, 2 लाख उस समय इंडिया का एस्टिमेट था, और रिन्यूएबल का अगर देखोगे तो 25% के बराबर ही होता है, क्योंकि 6 घंटे ही चलता है वो। तो तब मुझे लगा यार अगर इतनी सा एरिया चाहिए 225 किलोमीटर बाई 225 किलोमीटर, इतना एरिया तो मिल जाएगा, ये चीज तो फ्यूचर में पॉसिबल है। एंड और वो पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिन्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। जब नॉलेज की, तो मैं जब रिन्यू को मैंने अप्रोच किया तो देखूंगी यार ये तो थोड़ा जानकार लग रहे हैं, सब चीजें समझ रहे हैं, और दे वर गोइंग टू स्टार्ट ए ट्रांसमिशन टीम देयर। उस समय लिया तो उन्होंने उसके लिए था, तो ट्रांसमिशन टीम में जाके उनका नया ग्रुप जो था वो शुरू करा। अब वो उस समय तो नहीं मिले हमें, शुरू में जब गए थे 2019 में, पहले बिडिंग राउंड में हमारे हमेशा ज्यादा थे, वो रिवर्स बिडिंग होती है तो हमारा रेट ज्यादा था, नहीं मिले फर्स्ट राउंड। 2 साल ये कोविड के चक्कर में नहीं हुई। अब जब बिडिंग हुई दोबारा तो देन वी हैव गॉट 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब बीच में जब कुछ नहीं हो रहा था और कोविड टाइम चल रहा था, तो देन आई स्विच ओवर। मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट पे थोड़ा लेक्चर देने शुरू कर दिया, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाना शुरू कर दिया। नहीं था, जैसे नया बनता है स्टार्टअप उस तरह से चलता गया था। 2009 की कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, इट्स ऑलरेडी हैविंग 8000 मेगावाट इसमें आ चुकी है अभी तो। लेकिन अभी वो शुरू के लोग थे, और कोई भी ऐसा इंडस्ट्री रोबस्ट इंडस्ट्री का नहीं था वहाँ पे। जब करा तो फिर उन्होंने रियलाइज करा ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो करते हैं, तो उनको प्रोग्राम मैनेजमेंट की एक जरूरत लगी। तो उन्होंने कहा आप प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम शुरू करते हैं, तो उसको थोड़ा एस्टेब्लिश करना था। तो वो टीम करते करते मैंने करा, और अल्टीमेटली अब मेरा लास्ट मंथ वो भी खत्म हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता गया था। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट हो गया, और ग्रुप के जो बॉस लोग हैं ना सीनियर, उनको सीधा करने के लिए दे हैव ब्रॉट द डेलॉयट नॉर्थ, थोड़ा लेवल तक मैंने पहुंचा दिया है। आगे डेलॉयट को दे दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने साथ अभी 4-5 लोग होते हैं, और 6-7 की टीम पीछे है। तो दे आर स्टडीइंग एंड दे आर ट्राइंग टू पुट ए फ्रेमवर्क नाउ टोटल उसमें। और अब मैं आगे करूंगा नहीं करूंगा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी मैं इस समय फ्री हो चुका हूँ। तो दिस इज द थिंग अब तक के लिए। तो अब अगर करेंगे तो हम कुछ सॉफ्टवेयर साइड में सोच रहे हैं यार, कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना अपने साथ। ये उसमें क्या है, एक रिन्यूअल का एरिया है दिमाग में, क्योंकि थोड़े दिन में ऐसा लगता है यार अपने टाइम के वेस्ट करा जाए, इंटरेस्ट कुछ घर में ऐसा लगने लगता है बैठ के। बिल्कुल। हालांकि अभी लग रहा है कि तो मैं एंजॉय करूंगा 6 महीना, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। चलो अब मैं सौरभ क्या कहना चाह रहे थे? बोलो बस। No, this is fascinating. This is really fascinating. It's wonderful. Matlab, you have covered about 40 years, I think, in about 45-50 minutes. It's excellent. This is a revelation. नहीं तो मैं actually there were two kind of things. Let me turn the order around. तुमने renewables के बारे में बात किया. There's a lot of interest on renewables in Afghanistan. यहाँ पर, I mean, there's a lot of stuff that is happening on renewables and the solar power plants. यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स में उनको पावर का इशू है, तो अब वो पावर ग्लोबली चल रही है। ग्लोबली इस समय देखो ना, इंडिया में ग्लोबली वो हवा बदल गई है ना, हवा बदल गई है। दे हैव अ लॉट ऑफ कोल यहाँ पर, बट अब वो कोल फायर्ड के बजाय अब वो रिन्यूएबल्स पे बात हो रही है। आप सौरभ अभी पीओके से ना अफगानिस्तान का रास्ता दिलवाओ पहले मोदी जी को करके, वो रास्ता जब बन जाएगा तो आई विल कम। नहीं लोग अलग कर रहे हैं वहां से पहले। नहीं, रास्ता तो एक फ्लाइट है तो डायरेक्ट, तो दिक्कत नहीं है। तो नहीं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू आल्सो ऑन दैट। तो रिन्यूएबल्स के बारे में काफी इंटरेस्ट है, और थ्योरी में ज्यादा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, बट आई नो कि इंडिया के अप्रूवल्स में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ के जो अप्रूवल्स है ना, क्योंकि वी अल्टीमेटली आर वर्किंग इन अ पब्लिक स्पेस, और यहाँ पे आपको पता है लैंड के साथ और ट्रांसमिशन दोनों बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप पब्लिक स्पेस में काम करते हो। और ये वाले प्रोजेक्ट तो बाउंड्री के अंदर थे, और हमें जब मिलते तो एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तो इधर जो पब्लिक स्पेस में काम करते हो तो लैंड का एक्विजिशन और ये सब चीजें डिटरमिन योर पेस ऑफ द प्रोजेक्ट। देयर आर अदर अप्रूवल्स। I mean, that's something that I would like to follow up. I mean, not in this group, but I would like to follow up further on sure, this. अभी ऐसे कुछ आपको जानकारी लेने तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू टेल यू अबाउट दैट। वो सब चीजें मुझे जो जानकारी लेनी है ये है कि have you followed up on your cartooning sort of hobby? Because नहीं, कार्टून और म्यूजिक अभी फिर से मैं करूंगा रिवाइव थोड़ा। बॉस टाइम हो गया है इसका गूगल का। पूछना था कि वो भाई you were well known as a bongo player.
वही जरा म्यूजिक एंड I कार्टून का really प्रैक्टिस respect शुरू you करना as a पड़ेगा। bongo. हैं? तो वो कहाँ तक तुम फॉलो अप कर पाए हो? वो That देखो was my मेरी question. सौरभ एक सबसे अच्छी आदत थी कि मैं बोंगो वगैरह ना बाएं हाथ से करता था, और मैं पूछता मेरा तो बाएं हाथ का खेल है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं ये काम करते करते कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरे को अभी बोलोगे बजाओ तो मैं कहूंगा अभी भी फिंगर चलती है। चलिए भाई, अच्छा चला हो जाए टाइम तो तो टाइम बस हो गया। टाइम हो गया अगर है। ये राइट हैंड होता तो नहीं चलता, हाँ, अब क्योंकि बाएं हाथ में चल जाता है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, थैंक यू। चलिए, है ना, टाइम हो गया है। देन वी विल चलो भाई, हाँ, थैंक यू एवरीवन, राइट। ओके, बाय। एंजॉयड द Rajiv, good कंपनी। to see you. Hello, Rajiv. राजीव, सॉरी आप Good लेट to आए see you. लेकिन चलो आपका आई ये